Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. Today we will learn about human organ systems. Students, जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की। और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? हम कहाँ से ये एनर्जी हासिल कर सकते हैं? थ्रू फूड। खुराक के ज़रिए, ग़िज़ा के ज़रिए हम ये एनर्जी हासिल कर सकते हैं। और जो फूड हम खाते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी कैसे मिलती है? उस फूड के अंदर क्या ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है? फूड के अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, स्टार्च, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, देन ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और स्टूडेंट्स, ये एनर्जी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ये कैसे होता है? कैसे फूड जो है वो हमने खाया, टेकन किया, इंजेस्ट किया, उसके बाद ये हमें एनर्जी मिल गई। एक पूरा प्रोसेस है, एक निज़ाम है, एक सिस्टम है जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं और उर्दू में हम इसे निज़ाम हाज़मा कहते हैं। कौन सा प्रोसेस फॉलो होता है? डाइजेशन का प्रोसेस फॉलो होता है। डाइजेशन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? व्हाट इज़ डाइजेशन? A process by which complex molecules in food are broken down into simpler ones. Digestion एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा अमल है जिसमें जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट हैं वो ब्रोकन डाउन होते हैं इनटू सिंपलर वंस, यानी उनको तोड़ा जाता है, उनको ब्रेक डाउन किया जाता है, उनको मज़ीद जो है वो सिंपलर बनाया जाता है थ्रू अ प्रोसेस। व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल? व्हाट इज़ मीन बाय कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स? नेम से ही पता लग रहा है, नेम से ही हमें मालूम हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स है वो मॉलिक्यूल्स जो कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब पेचीदा, मुश्किल, जिनको तोड़ना, ब्रेक डाउन करना इतना आसान नहीं है। उनको ब्रेक डाउन करने के लिए सिंपलर सब्सटेंसेस में या सिंपल मॉलिक्यूल्स में वी नीड एंजाइम्स। ऐसा नहीं है कि आपने खाना खाया और उस खाने में मौजूद जितने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो फटाफट से सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो गए। It takes a process. It takes 2 to 4 and 4 to 6 hours to digest the food, to break down the complex molecules into simpler molecules. स्टूडेंट, मैंने एक टर्म यूज़ की, एंजाइम। आपको मालूम है कि एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स are chemicals or substances that speed up chemical reactions without being used up. एंजाइम्स स्टूडेंट्स वो केमिकल्स हैं, वो सब्सटेंसेस हैं जो केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर देते हैं, उनको मज़ीद फास्टर कर देते हैं बग़ैर इस्तेमाल हुए हुए। एंजाइम्स को स्टूडेंट्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा जाता है और एंजाइम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में मौजूद होते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनको फास्ट करते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स के बग़ैर हमारी डाइजेशन बहुत नामुमकिन है, और ये इतना नामुमकिन है, इतना इम्पॉसिबल है कि ये 6 मंथ तक ले सकता है इस टाइम पीरियड को, फूड को डाइजेस्ट करने को, सिर्फ एक फूड को डाइजेस्ट करना विदाउट एंजाइम। और ये निज़ाम कुदरत है कि अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट यानी एंजाइम्स जो हैं रखे हैं, ताकि हम जैसे ही खाना खाते हैं अब डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और एंजाइम्स वो जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं वो हमारी बॉडी में होने वाले जो भी प्रोसेस है डाइजेशन का उसको फास्ट कर देते हैं और हमारा खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है और पूरी बॉडी में जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। और जहाँ जहाँ बॉडी में नीड होती है वहाँ वो पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट है वो चली जाती है जो हमें फूड से मिल रही है। इसकी एग्जांपल स्टूडेंट, एंजाइम की एग्जांपल आप ऐसे अपनी रियल लाइफ से ले सकते हैं कि जैसे आप चाय बनाते हैं,
आप टी बनाते हैं और आपको जल्दी बनानी है, आपके घर पे गेस्ट आए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे? अगर आप उस आपने चाय ऊपर रख दी बनाने के लिए, अगर आप एक लिड, एक ढक्कन वो रखते हैं ऊपर, ठीक है, तो क्या होगा? उस लिड ने यानी उस ढक्कन ने क्या कर दिया? चाय को पकने का, चाय बनने का प्रोसेस फास्ट कर दिया। उस चाय को बॉयल आने में अब कम टाइम लगेगा, जल्द ही बॉयल आ जाएगा सिर्फ उस ढक्कन को ऊपर रखने से। यही काम एंजाइम का है कि ना तो वो ढक्कन चाय के अंदर जाएगा, ना चाय के टेस्ट में कोई फ़र्क पड़ेगा, बल्कि उस ढक्कन ने एज अ कैटलिस्ट काम किया। ठीक है, एज अ कैटलिस्ट काम किया, उसने रिएक्शन की स्पीड को तेज़ कर दिया और ख़ुद भी उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। यही काम एंजाइम्स का होता है कि एंजाइम्स ख़ुद इस्तेमाल नहीं होते बल्कि रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन अप पेज नंबर 2 ऑफ योर टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस। Digestion, the process by which complex molecules of food are broken down into simpler ones and are used by the body for energy, growth and cell repair is called digestion. Okay students, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक ऐसा प्रोसेस है डाइजेशन जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, कौन से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स? जो फूड के अंदर मौजूद है। फूड के अंदर कौन से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, वाइटामिन्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं। ये सब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। इन्हें कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इतनी आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होते। इट टेक्स टाइम। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स विद फूड इनटेक। और स्टूडेंट्स, डाइजेशन का प्रोसेस, ये हज़म होने का जो निज़ाम है, इसका जो अमल है, ये फूड इनटेक से स्टार्ट होता है। जैसे ही हम फूड खाते हैं, फूड इनटेक करते हैं, अपने मुंह में डालते हैं, ठीक है, और तब से ही आफ्टर च्यूइंग द फूड डाइजेशन का अमल स्टार्ट हो जाता है। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स: ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस, अपटेक ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स इनटू ब्लड स्ट्रीम, utilization of these molecules for production of energy or synthesis of materials used by the body, removal of undigested food from the body. डाइजेशन के स्टूडेंट्स ये स्टेप्स हैं। पहला स्टेप में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो है वो सिंपलर में ब्रेक डाउन होंगे, और ये जो सेकंड स्टेप में ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे ब्लड में जाएंगे। और थर्ड स्टेप में इन सिंपल मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज़ किया जाएगा एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और सेल रिपेयर के लिए। और लास्ट स्टेप में वो फूड जो अनडाइजेस्टेड होगा, जो हज़म नहीं हुआ होगा, वो बॉडी से पास आउट हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन्स occurs in a systematic manner. The system involved in digestion is called the digestive system. डाइजेशन का ये प्रोसेस जो होता है ये एक सिस्टमेटिक मैनर में होता है, एक निज़ाम, प्रॉपर एक निज़ाम में होता है, एक बाज़ाब्ता तरीके से होता है। और वो सिस्टम, वो निज़ाम, वो बाज़ाब्ता तरीका जो डाइजेशन में इन्वॉल्व है उसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। The digestive system in humans is made up of a long coiled tube that starts from the mouth and ends at the anus. It is a 10-meter long tube called the alimentary canal or digestive tract. The organs that play their role in digestive system are the mouth, stomach, small intestine and large intestine. Other organs that are associated with this system are the liver and pancreas. The digestion of food takes place at 3 sites in the digestive tract, that is mouth, stomach and small intestine. इंसान में निज़ाम हाज़मा यानी डाइजेस्टिव सिस्टम मुंह से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड होता है। और ये एक 10 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहा जाता है। और इस एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कौन कौन से ऑर्गन्स शामिल हैं? माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। हमारा मुंह, हमारा पेट, छोटी आंत और बड़ी आंत। और इसके अलावा दूसरे ऑर्गन्स जो इस सिस्टम के साथ एसोसिएटेड हैं
उर्दू में जिगर और लबलबा कहा जाता है। फूड की डाइजेशन 3 साइड्स पर होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, माउथ, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। लेट्स स्टडी हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। Mouth. The journey of food starts in the mouth. The food we eat is selected by senses of sight, smell, and taste. If any unpleasant material like dust or stone is found in the food, it is rejected. After selection, the food is crushed and ground by teeth to increase the surface area for enzymes in the alimentary canal. The ground food is then mixed with the saliva produced by salivary glands. Saliva is a slimy liquid that lubricates the ground food and converts it into mush so that it can pass through the esophagus efficiently. It also contains an enzyme called amylase which breaks down starch into a soluble sugar called maltose. The tongue also plays a very important role in digestion. It pushes food around our mouth for better chewing. The partly digested food is rolled by the tongue into an oval lump called bolus. The bolus is then swallowed by upward and backward movement of the tongue. When the bolus enters the food pipe, backward movement of the tongue blocks the oral cavity. A soft palate blocks the nasal cavity, and a flexible flap called the epiglottis closes the windpipe so that food can move into the right pipe. डाइजेशन का प्रोसेस स्टूडेंट्स अब स्टार्ट हो गया जैसे ही हमने फूड इनटेक किया, और इस फूड इनटेकिंग के प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। इंजेशन, जैसे ही हमने फूड इनटेक किया, हमने च्यूइंग स्टार्ट कर दी, फूड को चबाना शुरू कर दिया। अब यहाँ से 2 किस्म की डाइजेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है, एक मैकेनिकल डाइजेशन और एक केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन को फिज़िकल डाइजेशन भी कहते हैं, और मैकेनिकल डाइजेशन में जितने भी सिंपलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्लूकोज में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन माउथ में स्टार्ट होती है और केमिकल डाइजेशन स्टमक में जाकर स्टार्ट होती है। केमिकल डाइजेशन मीन जिसमें केमिकल्स इन्वॉल्व हों, जिसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व हों। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग च्यूइंग? The large pieces of food that we eat are mechanically broken down into small pieces. और च्यूइंग करने में हमें कौन हेल्प करता है? हमारे टीथ, हमारे दांत। ड्यूरिंग च्यूइंग फूड मिक्सेस विद सलाइवा, और सलाइवा कौन सिक्रेट करता है? सैलिवरी ग्लैंड्स, जो कि लोअर जॉ पर लोकेटेड है, बिटवीन द टंग एंड द टीथ। सलाइवा का क्या काम है स्टूडेंट्स? सलाइवा के 2 फंक्शंस हैं। नंबर 1 इज़ हमारे फूड में जितना स्टार्च है उस स्टार्च को सलाइवा, जो कि सैलिवरी ग्लैंड से सेक्रेट हुआ है, उसे शुगर में कन्वर्ट कर देगा। द सेकेंड वन इज़ सलाइवा हमारे फूड को मॉइस्ट करने में, वेट करने में हेल्प करता है। कौन से 2 पर्पज़ हैं स्टूडेंट्स सलाइवा के? नंबर 1 इज़ हमारे फूड में मौजूद जो स्टार्च है उसको शुगर में कन्वर्ट करता है सलाइवा। नंबर 2 इज़ हमारे फूड को मॉइस्ट करता है, वेट करता है। और वो फूड जो हम इनटेक कर रहे होते हैं, जो हम खा रहे होते हैं, हम अपनी 3 सेंसेस से उसे पहले चेक करते हैं। नंबर 1 इज़ साइट, नंबर 2 इज़ स्मेल, नंबर 3 इज़ टेस्ट। पहले हम अपनी आँखों से देखते हैं, ठीक है, फिर स्मेल करते हैं और फिर टंग पे जो टेस्ट बर्ड्स हैं उसे टेस्ट करते हैं। अगर हमारा खाना ख़राब है या टेस्ट अच्छा नहीं है तो हम उसे निकाल देते हैं ना स्टूडेंट्स, या अगर उसमें कोई अनप्लेजेंट मटेरियल आ गया, जैसे कोई डस्ट आ गई, कोई स्टोन पार्टिकल आ गया, कुछ भी आ गया, हम उसे फ़ौरन से निकाल देते हैं। उसके बाद फिर हम उसे चबाते हैं। चबाने के बाद फिर वो सलाइवा के साथ मिक्स होता है। सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद जितना भी फूड में मौजूद स्टार्च होता है वो उसे शुगर में कन्वर्ट करता है। फिर सलाइवा का सेकंड पर्पज़ है ये है कि सलाइवा हमारे फूड को मॉइस्ट करता है, वेट करता है, ताकि वो आराम से इसोफेगस में चला जाए। ये काम करने के बाद एक बॉलूस बन जाता है। बॉलूस मीन बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ओवल लाइक स्ट्रक्चर।
उस खुराक का, उस फूड का वो जो निवाला है हमारे मुंह में, वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे बॉलस कहा जाता है। और फिर स्टूडेंट्स हम इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को अपवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द टंग, थ्रू द अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द टंग से इसे निगलते हैं, नीचे उतारते हैं, हलक से नीचे उतारते हैं, स्वेलो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हियर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस दैट कि जब हम वो खाना नीचे उतार रहे होते हैं, हलक से नीचे कर रहे होते हैं, तो ये खाना, ये बॉलूस फॉर्म में जो फूड है, जो बॉल की फॉर्म में फूड है, जिसे अब इसोफेगस से पास होकर स्टमक में जाना है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये हवा की नाली में चले जाए, ये सांस की नाली में चला जाए, यानी ट्रैकिया में चला जाए, क्योंकि ट्रैकिया और इसोफेगस दोनों साथ साथ हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। नॉर्मली जो है वो ट्रैकिया ओपन रहता है और इसोफेगस जो है वो बंद रहता है, यानी जो हवा की नाली है वो ओपन रहती है और जो खुराक की नाली है, इसोफेगस है, वो बंद रहती है। इसोफेगस नॉर्मली बंद क्यों रहती है स्टूडेंट? ताकि जो हवा है, जो ऑक्सीजन हम टेक इन कर रहे हैं, वो हमारी स्टमक में ना चले जाए। हवा को कहाँ जाना है? ऑक्सीजन को कहाँ हमने इनटेक करना है? लंग्स में, फेफड़ों में। इसोफेगस में एक मसल होता है स्टूडेंट्स, जिसे हम स्फिंक्टर कहते हैं, जो कि बॉल लाइक एक्ट करता है। बॉल लाइक मतलब क्या है? पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। और ये जो मसल है स्फिंक्टर, ये नॉर्मली क्लोज होता है, लेकिन जब आप फूड एंटर करते हैं, फूड हलक से नीचे जब उतर रहा होता है बॉलस की फॉर्म में, तो ये स्फिंक्टर ओपन हो जाता है ऑटोमेटिकली। और जब ये स्फिंक्टर ओपन हो जाता है, ये जो इसोफेगस वाला मसल है स्फिंक्टर, जब ये ओपन हो जाता है तो ट्रैकिया ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। जो विंड पाइप है, जो हवा की नाली है, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। ट्रैकिया स्टूडेंट किस वजह से बंद होता है? जब हम फूड एंटर करते हैं तो स्फिंक्टर ओपन हो जाता है और ट्रैकिया बंद हो जाता है स्फिंक्टर की वजह से। स्टूडेंट, जो हमारा गले वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को, इस पार्ट को हम फेरिंग्स कहते हैं। और ये फेरिंग्स कहाँ वाक़ होता है, कहाँ लोकेटेड होता है? बिटवीन द ट्रैकिया एंड इसोफेगस। और इस फेरिंग्स के नीचे उस साइड पर एक लिड होती है, उस लिड को एक ढक्कन नुमा चीज़ होती है, उसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। और फेरिंग्स के नीचे क्या होता है स्टूडेंट्स? फेरिंग्स के नीचे लेरिंग्स होता है, जो डायरेक्टली ट्रैकिया के साथ अटैच होता है। और इसके दूसरी साइड पर बिल्कुल साथ ही इसोफेगस होती है, इसोफेगस की नाली होती है। ठीक है, ट्रैकिया विंड पाइप को कहते हैं स्टूडेंट, और इसोफेगस फूड पाइप को कहते हैं। ठीक है, ट्रैकिया विंड पाइप और इसोफेगस फूड पाइप। ट्रैकिया यानी हवा की नाली, सांस की नाली, और इसोफेगस खुराक की नाली। तो फूड की च्यूइंग के बाद जब हम फूड को इनगल्फ करते हैं, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? जो एपिग्लोटस होता है, ये जो एक ढक्कन नुमा चीज़ होती है, ये ऊपर होती है, ऊपर की तरफ मुड़ा होता है, जिसकी वजह से ट्रैकिया ओपन रहता है, यानी सांस की नाली खुली रहती है और हम सांस आराम से ले सकते हैं। और एट द सेम टाइम वो जो मसल है स्फिंक्टर, उसकी मदद से खुराक की जो नाली है इसोफेगस, ये क्लोज रहती है। स्टूडेंट्स, इस बात में कंफ्यूज नहीं रहिएगा। आई एम रिपीटिंग अगेन कि नॉर्मल कंडीशन में, यानी जब हम कुछ खा नहीं रहे होते, कुछ खा पी नहीं रहे होते, तब क्या होता है? जो एपिग्लोटिस होती है, जो ढक्कन की तरह की एक चीज़ होती है, ढक्कन नुमा, जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं, ये ओपन होती है। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ मुड़ी होती है, जिसकी वजह से जो ट्रैकिया है, जो विंड पाइप है, जो सांस की नाली है, हवा की नाली है, वो ओपन रहती है और हम आराम से सांस ले रहे होते हैं। ठीक है, और एट द सेम टाइम स्फिंक्टर जो है वो खुराक की नाली को क्लोज रहे। ठीक है, एपिग्लोटस खुला रहता है और स्फिंक्टर, ठीक है, ताकि खुराक की नाली में हवा ना जा सके। तो जब हम खाना खाते हैं, जब ये प्रोसेस शुरू होता है, तो जब हमारा फूड जो है, वो बॉलस जो है फेरिंग्स वाले पोर्शन में पहुंचता है, तो माइंड को एक सिग्नल जाता है
फूड जब ग्लोटिस पे आकर टच होता है तो ये जो एपोग्लोटिस वाला ढक्कन है ये नीचे हो जाता है और ग्लोटिस बंद हो जाता है। ग्लोटिस के बंद हो जाने की वजह से स्टूडेंट्स सांस की नाली बंद हो जाती है। इस वजह से जब आप खाना खा रहे होते हैं तो वो आपका खाना हवा की नाली में नहीं जाता, ट्रैकिया में नहीं जाता। अगर ट्रैकिया में जाए इससे तो डेथ हो सकती है। तो वो खाना अब आपकी खुराक की नाली में यानी ईसोफेगस में जा रहा होता है, क्योंकि सांस की नाली बंद हो जाती है। ये अल्लाह ताला का ऑटोमेटिक सिस्टम है। जैसे ही फूड पहुंचा, माइंड को सिग्नल गया और वो जो लिड है एपिग्लोटस वो नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बंद हो जाता है ग्लोटिस। उसके बंद होने की वजह से सांस की नाली बंद हो जाती है ऑटोमेटिकली, और उसके बाद जो स्फिंक्टर है, जो मसल है, ये रिलैक्स होता है और फूड इस तरह से ईसोफेगस के ज़रिए नीचे चला जाता है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड पेरिस्टालसिस। कौन से प्रोसेस से? पेरिस्टालसिस के प्रोसेस से। पेरिस्टालसिस कौन सा प्रोसेस है स्टूडेंट्स? पेरिस्टालसिस इज़ अ वेव लाइक मूवमेंट ऑफ फूड इन द ईसोफेगस। क्या है स्टूडेंट? वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है, और ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है। जब ये वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी तो फूड आपका ऑटोमेटिकली मूव करेगा, अगली से अगली जगह जाएगा अलोंग द एलिमेंट्री कैनाल। और ये जो पेरिस्टालसिस का प्रोसेस है स्टूडेंट्स, ये स्टमक, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में ये हो रहा होता है। थ्रू पेरिस्टालसिस प्रोसेस ही आपका जो फूड है वो आगे आगे जा रहा होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन पेज नंबर 4 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। Esophagus. The bolus then moves into a stretchy pipe that connects the mouth with the stomach. This pipe is the esophagus. Esophagus जो खुराक की नाली है वो आपके माउथ से स्टमक तक जो है वो कनेक्ट है, और ये एक स्ट्रेची पाइप है। और जो आपका बॉल नुमा जो फूड है जो मॉइस्ट हो चुका है, जिसके अंदर से स्टार्च निकल के ग्लूकोज में, शुगर में ट्रांसफ़र हो चुका है, अब वो बॉल लाइक फूड ईसोफेगस में जाता है। द मूवमेंट ऑफ bolus in the esophagus is involuntary. When the bolus enters the esophagus, the muscles in the walls of the esophagus contract and relax. This wave-like contraction and relaxation pushes the bolus down. This movement through which food is moved down into the stomach is called peristalsis. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप नीचे पिक्चर में देख रहे हैं, ये पेरिस्टालसिस का प्रोसेस फिनोमिना आपको यहाँ दिखाया गया है कि कैसे वो जो बॉलस है, बॉल लाइक जो फूड है, वो कैसे इस पाइप में से इस पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू नीचे आ रहा है। पहले कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स। इस मैनर के थ्रू ये फूड आपके स्टमक में जाएगा थ्रू ईसोफेगस। Sometimes food moves back from the stomach to the mouth, which leads to vomiting. This is called antiperistalsis. बाद औकात स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर वो फूड हमारे लिए अनहेल्दी हो या हमारे लिए मुनासिब ना हो तो हमें वॉमिटिंग की सी, नौजिया की सी कैफियत महसूस होती है, नौजिया फील होना शुरू होता है, वॉमिटिंग आती है। तो जब हमें वॉमिटिंग आती है तो क्या होता है, स्टमक से फूड कहाँ आ रहा है, स्टमक से जो फूड है वो कहाँ आ रहा है, आपके माउथ में। माउथ से स्टमक तक जाने के प्रोसेस को पेरिस्टालसिस कहते हैं, ठीक है। और स्टमक से जब वापस रिवर्स आता है आपके मुंह में, वॉमिटिंग जिसे कहते हैं, उस प्रोसेस को एंटी पेरिस्टालसिस कहते हैं। हैव यू एवर फेल्ट हैंगर पैंग्स? Hunger pangs are actually peristaltic contractions which are felt when you have not eaten for a long time. Hunger pangs क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कि जब हमने काफ़ी टाइम से कुछ खाया ना हो। और हंगर पैंग्स जो है वो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन है। इसमें सिर्फ क्या होगा, जो पेरिस्टालसिस है, ये जो प्रोसेस है, इसमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन नहीं होती। ये कब फील होती है, जब आपने लॉन्ग टाइम से कुछ खाया पिया ना और आपको बहुत भूख लगी हुई हो। ओके स्टूडेंट्स, Stomach. When a peristaltic wave reaches the stomach, the mouth of the stomach opens for the bolus enters it. The stomach is a J-shaped muscular bag present under the diaphragm on the left of the body.
It works like a blender. It churns and squashes the food. Do you know how the stomach does so? The walls of the stomach secrete gastric juice. The food in the stomach is mixed with gastric juice. Hydrochloric acid present in gastric juice kills the bacteria present in food. It also provides suitable conditions for working of the enzyme. This enzyme breaks down protein present in food into its simpler molecules, that is amino acids. The food in the stomach is then converted into a thick creamy semi-solid mass called chyme. The chyme is stored in the stomach for some time and then moved to the small intestine. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू स्टूडेंट्स, अब जो आपका फूड है वो आपके स्टमक में पहुंच जाता है, ठीक है, और जो स्टमक का मुंह है वो ओपन हो जाता है और बॉलस उसके अंदर एंटर हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब वो फूड स्टमक में जाता है और स्टमक के अंदर जाकर वो म्यूकस, HCl और पेप्सिन एंजाइम्स और भी बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिलकर मिक्सअप होता है। अब स्टूडेंट्स, म्यूकस का क्या पर्पस है, HCl का क्या पर्पस है, पेप्सिन एंजाइम का क्या पर्पस है? पेप्सिन एंजाइम जो है उस फूड में मौजूद जितने भी प्रोटीन है उसको सिंपलर और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करती है, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम का क्या काम है स्टूडेंट्स, कि उस फूड में मौजूद जो इसोफेगस से आया है, ठीक है, उस फूड में मौजूद जितनी प्रोटीन है उसको कन्वर्ट करेगा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये पर्पस है कि आपके फूड में जितने भी जर्म्स हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको किल करेगा। यानी जो आपके लिए जितने भी हार्मफुल हैं, ऑब्वियसली जर्म्स आर हार्मफुल फॉर अस, उस फूड में जितने भी जर्म्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे, उनको कौन किल करेगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और सेकंड फंक्शन ये है HCl का कि वो पेप्सिन एंजाइम के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा क्योंकि पेप्सिन एंजाइम जो है वो एसिडिक मीडियम में काम करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड वन इज़ म्यूकस। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ म्यूकस? म्यूकस का ये पर्पस है कि जो स्टमक में और गैस्ट्रिक जूस हैं उसके अंदर उसको एसिडिक बनाए। म्यूकस का क्या पर्पस है कि गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक बनाए ताकि पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके, ओके स्टूडेंट। और सेकंड फंक्शन ये है म्यूकस का कि म्यूकस जो है वो स्टमक की इनर जो लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है? कौन सा ऐसा यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा हार्मफुल चीज़ है, हार्मफुल केमिकल है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो एसिड है, वो तेज़ाब है, वो हमारे लिए हार्मफुल है। अगर गलती से थोड़ा सा भी एसिड कहीं से भी हमारी बॉडी पर गिर जाए तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है ना, हमारी बॉडी का वो पोर्शन जल कर राख हो जाता है। और ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि वही HCl, वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में होता है और वो स्टमक में हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद देता है। और अल्लाह ताला ने उसके अंदर ही उसकी स्टमक की प्रिवेंशन कर दिया ताकि स्टमक जो है उससे महफूज रह सके उसकी तेज़ाबियत से। तो म्यूकस क्या करता है कि जो स्टमक की इनर लाइनिंग है उसको प्रिवेंट करता है हार्मफुल होने से। किससे हार्मफुल होने से? HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कोई नुकसान ना पहुँचे स्टमक को, स्टमक की इनर लाइनिंग को वो म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करता है। अदरवाइज जो है वो इरोजन कैन टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ स्टमक और एंड इट मे कॉज अल्सर, ओके स्टूडेंट्स। तो ये म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनका क्या काम होता है कि ये पेप्सिन एंजाइम के लिए जो है उसको उसकी एक्टिविटी जो है वो अच्छी रहे, बेहतर रहे, वो अपना काम सही से कर सके, वो प्रोटीन को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में यानी अमीनो एसिड में अच्छे से ब्रेक डाउन कर सके। तो ये उसके लिए जो है वो काम करते हैं, उसके लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है HCl। और म्यूकस जो है वो गैस्ट्रिक जूसेस को एसिडिक बनाता है, ठीक है। अब इस सारा प्रोसेस होने के बाद अब जो फूड है जो पहले बॉलूस की शेप में आया था, फॉर्म में आया था, बॉल लाइक शेप में आया था, बॉलूस फॉर्म में आया था स्टमक में ईसोफेगस से, अब ये कन्वर्ट हो गया थिक क्रीमी सेमी सॉलिड मास में, जिसे हम काइम कहते हैं।
क्यों इस तरह हो गया स्टूडेंट्स? क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन थी उसको हमने और सिंपल कर लिया है और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिए, तो अब ये और थिक होगा, ठीक है। और उसके बाद ये काइम जो है वो मज़ीद एब्जॉर्प्शन के लिए, मज़ीद डाइजेशन के लिए, मज़ीद डिज़ोल्व होने के लिए अब हमारा ये काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, जहाँ पर हमारी डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। नाउ कम ऑन पेज नंबर 5 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। Small intestine. The small intestine is a long tube consisting of 3 parts, that is duodenum, jejunum and ileum. The first part of the small intestine that receives the chyme is about 20 to 25 centimeters long and is called duodenum. Small intestine student, छोटी आंत जो है एक लॉन्ग ट्यूब शेप होती है जो कि 3 पार्ट पर मुश्तमिल होती है। नंबर फर्स्ट इज डुडेनम, नंबर सेकंड इज जुजैनम एंड नंबर थर्ड इज़ इलियम। ओके, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो उस काइम को, जो स्टमक से आए होते हैं, उस काइम को रिसीव करता है, यानी सबसे पहले काइम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के उस पार्ट में जाती है और ये पार्ट कितना बड़ा होता है? 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। Okay students, when the chyme enters the duodenum, it is mixed with secretions from the liver, pancreas and duodenum walls. और जब ये काइम duodenum में एंटर होता है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में एंटर होता है, तो ये 3 किस्म के सिक्रीशंस के साथ मिलकर एंटर होता है, यानी लिवर, पेनक्रियास और डुडेनम वॉल्स, इन 3 चीज़ों से, इन 3 ऑर्गन से जो सिक्रीशंस हुए हैं, जो सिक्रेट्स हैं, उनसे मिक्स होकर आपका काइम जो है वो डुडेनम में एंटर होगा। ओके स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं अब पेनक्रियास, लिवर, डुडेनम क्या क्या सीक्रेट करते हैं। द पेनक्रियास रिलीजेस पेनक्रियाटिक जूस थ्रू द पेनक्रियाटिक डक्ट टू द डुडेनम। ये पेनक्रियास जो है ये क्या रिलीज़ करता है? पेनक्रियाटिक जूस। क्या रिलीज़ करता है स्टूडेंट्स? क्या सीक्रेट करता है? पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। दिस जूस कंटेन्स एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स इन द काइम। और ये जो जूस है जो पेनक्रियास ने सीक्रेट किया है, पेनक्रियाटिक जूस, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो तमाम अब उस फूड में, उस काइम में जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं और प्रोटीन्स हैं, उसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करता है। ओके स्टूडेंट्स, द लिवर रिलीजेस बाइल थ्रू द बाइल डक्ट टू द डुडेनम, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है लिवर क्या रिलीज करता है? बाइल रिलीज करता है। इट इज़ स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर इफ़ इट नीड बी। और ये कहाँ स्टोर किया जाता है? गॉल ब्लैडर में। बाइल ब्रेक्स डाउन फैट्स प्रेजेंट इन द काइम इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। और अब ये जो बाइल है इसका क्या फंक्शन है काइम के साथ? बाइल उस काइम में मौजूद जितने भी फैट्स प्रेजेंट होंगे उनको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, जब आपका काइम स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट यानी डुडेनम में एंटर होगा तो क्या होगा? एंटर होते हुए 3 ऑर्गन जो हैं, 3 ऑर्गन्स की सिक्रीशंस जो हैं वो उसके साथ मिक्स होंगी। नंबर 1 इज़ पेनक्रियास, नंबर 2 इज़ लिवर, नंबर 3 इज़ डुडेनम वॉल्स। ओके, इनके साथ टच होकर, मिक्स होकर फिर वो स्टमक में आएगा। स्टमक के स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस के साथ मिक्स होगा वो, और जो पेनक्रियाटिक जूस है वो क्या करेगा? उस काइम में मौजूद, उस फूड में मौजूद जो स्टमक से होकर आई है, जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं और प्रोटीन्स हैं, उनको डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है, ये तीनों जूस मिलकर। The next part of the small intestine after the duodenum is jejunum. It is about 2.5 meters long. The remaining part of the intestine is called ileum. वही बात स्टूडेंट जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेकंड पार्ट है डुडेनम के बाद वो जेजेनम है और ये 2.5 मीटर्स लॉन्ग है। इसकी लेंथ कितनी है? 2.5 मीटर, 2.5 मीटर्स। और इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है, जो थर्ड पार्ट है इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसे हम इलियम कहते हैं। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड इन द डुडेनम इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द जेजेनम। वो फूड जो अब अनडाइजेस्टेड रहा है डुडेनम में, वो अब कम्प्लीटली डाइजेस्ट होगा जेजेनम और इलियम में। ओके स्टूडेंट,
After digestion, the food is absorbed by the small intestine and then it enters blood. और डाइजेशन के बाद वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगी और ब्लड में एंटर हो जाए. ऑलमोस्ट ऑल द एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द इलियम. तकरीबन जितने भी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो सब इलियम में ही हो जाता है. द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फोल्ड्स. Many finger-like outgrowths called villi are present in the intestine. These villi have a thin layer of cells and a thick network of blood vessels. Villi increase the surface area of the intestine for absorption of food. Absorbed food is then passed to the blood. Okay students, तो small intestine में digestion और absorption का process complete होता है. और absorption का process कहाँ होता है स्टूडेंट? विली में होता है. विली कहाँ मौजूद होती है? विली स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होती है. ठीक है. और विली किसे कहते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं ये. और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में एक थिक नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का. ठीक है. इसमें बहुत सारी खून की शरियानें होती हैं.